अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खुशबाश होंगे। खुदा सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईरान में बहुत शोर डला हुआ है कि उसके एटॉमिक साइंसदान का कत्ल हो गया। बहुत से लोग डर रहे हैं कि इसराइल और ईरान की कहीं जंग ना छिड़ जाए, क्योंकि इस जंग से पूरी दुनिया लपेट में आ सकती है। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि बहुत से ममालिक के पास अब एटमी हथियार हैं, तो अगर कोई भी जंग छिड़ती है तो ये बहुत तबाही लाएगी। लिहाजा इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक एटॉमिक बॉम्ब कैसी तबाही लेकर आता है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि आज से 75 साल पहले अमेरिका ने जापान पर एक एटम बॉम्ब गिराया था, और वो कितनी तबाही लेके आया था। अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर बम गिराया, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। शुक्र है कि इसके बाद कोई एटॉमिक अटैक नहीं हुआ। कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। जाहिर है आज से तकरीबन 75 साल पहले जब एटॉमिक बॉम्ब में इतनी ताकत नहीं थी, तब उसने इस हद तक नुकसान कर दिया। तो अगर अब ऐसी कोई बात होती है तो क्या हाल होगा। खैर, आते हैं असल कहानी की तरफ। बहुत से लोग ये जानते हैं कि अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया, मगर इसके दर पर्दा हक़ाइक़ से कोई वाकिफ़ नहीं होगा। खैर, 6 अगस्त 1945 को पहली बार एक एटॉमिक बॉम्ब इस दुनिया में गिरा। तब दुनिया ने जाना कि एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है। फिर 19 अगस्त 1945 को दूसरी बार दूसरे शहर में एक एटॉमिक बॉम्ब गिरा। फिर भी सबने जाना कि एटम बम है क्या। जब ये बम फटे तो उस वक्त दोनों शहरों को मिला दें तो 2.25 से 2.5 लाख लोग मारे गए। उसके बाद उसकी रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स का एक लंबा सिलसिला चला, जिससे बहुत सी बीमारियां फैलीं। इससे ख़ासकर कैंसर की बीमारी बहुत फैली, जिससे तकरीबन कुल मिलाकर 4 लाख से ज़ायद लोगों की अमवात वाक़ई हुई। मगर सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने ये गिराया क्यों था, और इन दोनों शहरों को ही क्यों चुना। उस वक्त दुनिया में दो अलायंस थे। एक में अमेरिका, रूस और बरतानिया था। उस टाइम अमेरिका की और रूस की आपस में बहुत दोस्ती थी। दूसरी जानिब जापान, इटली और फ्रांस थे। जापान उस टाइम एशिया में अपना दबदबा बढ़ा रहा था। एक हिसाब से उस वक्त दुनिया में दो मोर्चे बने हुए थे, और सबके अपने अपने मकासद थे, अपने अपने फ़ायदे थे। ये सब बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। हैरत की बात यह है कि जापान और अमेरिका की कोई आपसी लड़ाई नहीं थी। कहते हैं 7 दिसंबर 1941 को जंग का आगाज़ हुआ, जब जापान की एयरफोर्स ने पिल हार्बर पर अमेरिका की एयरबेस पर हमला कर दिया था, जिसमें अमेरिका के तकरीबन 6 जंगी जहाज़ तबाह हुए। 2403 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए, और इन सब को लेके अमेरिका बहुत भड़क गया, क्योंकि ये सारी कार्रवाई अमेरिका के ख़िलाफ़ थी। मगर कहते हैं कि इस सब के बाद भी अमेरिका ने एटमी हमला करने का नहीं सोचा, क्योंकि जैसा हमला जापान ने किया था, अमेरिका ने भी बहुत सारे बॉम्ब ऐसे ही गिराए थे। जंग जारी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत से मुल्कों की हालत बदलती गई। कई मुल्क इस जंग में शामिल हुए, कई बहुत मजबूत बन गए और जंग जीत ली, और कई कमज़ोर पड़ते गए। उस टाइम जो जंग जीत रहे थे उनमें अमेरिका, रूस और बरतानिया के ग्रुप्स शामिल थे। इस ग्रुप में जो ममालिक शामिल थे उन्हें अलायंस कहते थे। दूसरे ग्रुप में, जिसमें जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह वगैरह थे, उन्हें एक्सेस खिलाते थे, और सिर्फ जर्मनी की वजह से ये मुल्क मजबूत थे। मगर हिटलर की मौत के बाद पार्टनर मुल्क जो थे वो कमज़ोर पड़ने लगे। जंग जीतने वाले ग्रुप ने जंग हारने वाले ग्रुप से मीटिंग की और कहा कि तुम सरेंडर कर दो। सुना गया था कि हिटलर को भी ये महसूस हुआ था, उसे ये लग रहा था कि उसकी फ़ौज कमज़ोर पड़ रही है। उसने भी ये सोचा था कि मरने से बेहतर है कि सरेंडर कर दिया जाए। हिटलर ने मरने से कुछ टाइम पहले शादी भी की थी, जिसके बाद इन दोनों की लाश मिली थी। हिटलर की मौत के बाद इस ग्रुप के दूसरे ममालिक के हौसले टूट गए, और जापान की हालत भी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। 1945 आते आते जापान की माली हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी। उस टाइम जापान के किंग हिरोशियो थे। उनको भी बोला गया कि आप सरेंडर कर दें, मगर जापान ये बात नहीं माना। जापान जब सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ, तब अमेरिका ने रूस और बरतानिया के साथ मिलकर जापान को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। उसी बीच अमेरिका के जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, ट्रूमैन, उनको पता लगा कि अमेरिका ने एक एटम बॉम्ब का तजर्बा किया है। उन्होंने सोचा कि दुनिया में कई लोग मानते हैं कि अमेरिका बिना एटम बॉम्ब गिराए भी जापान से सरेंडर करवा सकता है, क्योंकि उस वक्त तक जापान की हालत बहुत ख़राब हो गई हुई थी। लेकिन ट्रूमैन जो वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि किसी भी अलायंस की मदद के बगैर वो अकेले ही जापान को फतह करें। अब अमेरिका एटम बॉम्ब के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा था, और जापान की ये हालत थी कि वहाँ पे पेट्रोल की बहुत किल्लत थी। यहाँ तक कि जापान के एयरफोर्स के जहाज़ों में भी पेट्रोल की किल्लत थी, जिसकी वजह से अक्सर उड़ते ही नहीं थे।
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की माली हालत तो वैसे ही बहुत ख़राब थी। देर सवेर जापान वैसे ही सरेंडर कर सकता था, मगर ट्रू मैन इस जंग को अपने तरीके से एंड करना चाह रहे थे। तो इस वजह से ट्रू मैन के कहने पर जापान के 4 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें से 2 शहरों पे एटम बॉम्ब गिराना था। 4 शहर सेलेक्ट किए, वो हिरोशिमा, क्यूकोला, क्यूनो, निगाता शामिल थे। और हैरत की बात यह थी कि इन सब में नागासाकी है ही नहीं था। और नागासाकी वो शहर है जहाँ से जापान की आर्मी को असला वगैरह सप्लाई किया जाता था, मगर नागासाकी में कोई जापानी असला फैक्ट्री वगैरह नहीं थी, कोई कैंप और बेस वगैरह नहीं थे, इसलिए इसका नाम लिस्ट में नहीं था। हिरोशिमा में थी, क्यूनो में थी, निगाता में भी थी। इसके बाद 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे 3 जहाज़ उड़ान भरते हैं। जो प्लेन जिसमें एटम बम रखा गया उसका नाम एनालॉग गॉग था। सुबह 7 बजे जापानी रडार पर यह जहाज़ नमूदार होते हैं। इन्हें वार्निंग भी दी जाती है, मतलब सायरन वार्निंग बजाया जाता है। और जाहिर है वार्निंग सायरन के बाद जापान के सारे रेडियो स्टेशन बंद हो जाते हैं। जो 3 जहाज़ आए थे इन इसलिए थे कि एक में एटम बॉम्ब था, दूसरा जहाज़ सिर्फ एटम बॉम्ब वाले जहाज़ की हिफाजत के लिए था, और तीसरा जहाज़ सिर्फ इसलिए साथ था कि वो एटम बॉम्ब के गिरते हुए तस्वीर ले सके, पिक्चर ले सके। पहले मिशन में मेन प्लेन में 12 लोग शामिल थे। इन सब से कहा गया कि आप अपने अपने गॉगल्स पहन लें, अपनी अपनी एनके पहन लें, क्योंकि जब बम गिरेगा तो इससे बहुत तेज़ रोशनी उठेगी, जैसा कि आपने मुख्तलिफ वीडियोस में भी देखा ही होगा। तो उन्होंने अपनी हिफाजत के पेश नज़र गॉगल्स वगैरह पहन ली। जिस जहाज़ में बॉम्ब था उसका नाम लिटिल बॉय था, और ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराना चाहता था। इसमें 4 से 5 टन वज़नी एटम बॉम्ब था। इस बॉम्ब के बारे में जो पहली खबर आई थी वो वहाँ के एक जर्नलिस्ट ने दी थी। उसका नाम सातोशी नाकामुशा था। उसने हिरोशिमा जाना था फॉर कवरिंग ऑफ वॉर। उसका प्लान था कि रात में जाऊंगा। वहाँ उसके कुछ दोस्त मिल गए, दोस्तों ने पार्टी का प्लान बना लिया। दोस्त बोले कि आज रात यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तो इस वजह से वो वहाँ जा नहीं पाया। अगले दिन एटम बॉम्ब गिर गया और उसकी जान बच गई। जब वो वहाँ पहुँचा तो अगले दिन सातोशी के ज़रिए दुनिया को एटम बम गिरने की खबर मिली। सातोशी एक न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करता था। वो अपनी एजेंसी को बताता है कि हिरोशिमा पूरा तबाह हो गया है। वो बताता है कि उसके मुताबिक 1 लाख से ज़ायद लोगों की अमवात वाक़ई हो गई। जब उसने ये खबर अपने ब्यूरो चीफ को दी तो ब्यूरो चीफ पहले तो हंसा और फिर बोला कि मैंने आज तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी कि एक बम गिरने से इतने लोगों की अमवात वाक़ई हो जाए। ब्यूरो चीफ ने मज़ीद कहा कि मैंने आर्मी से भी बात की है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता सबको पता लगा कि हिरोशिमा में ना तो कोई बिल्डिंग बची है, ना कोई दरख्त, ना कोई आदमी बचा है, और पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया है। हिरोशिमा की खबर पर अभी सब दुखी ही थे, उस बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि कोई ऐसी खबर हो तो कुछ दिन चर्चा रहता है। दूसरे बॉम्ब की बारी आती है, और हैरत की बात यह है कि अमेरिका ने पहले नागासाकी का दूसरे शहर के मुतल्लिक नहीं सोचा था, बल्कि उनका इरादा नागासाकी की बजाय क्यूकोला था। सुबह 9 बजे एक जहाज़ उड़ान भरता है, उसे क्यूकोला में बम गिराना था। क्यूकोला जापान आर्मी का बहुत बड़ा ब्रिज था। वहाँ मिलिट्री के बहुत से लोग थे, गोला बारूद की फैक्ट्री भी थी। दूसरा बॉम्ब पहले से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, मगर वहाँ के लोगों की खुशकिस्मती है कि वहाँ पर घने बादल थे। जहाज़ उसके ऊपर बार बार चक्कर काटता है, मगर वहाँ पर टारगेट सेट नहीं हो पाता, तो वो बम नहीं गिरा पाते। आहिस्ता आहिस्ता उनका फ्यूल भी ख़त्म हो रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो वापस जा रहे होते हैं कि रास्ते में नागासाकी आ जाता है। उसके बाद नागासाकी का नाम ना होते हुए भी वहाँ पर बम गिरा दिया जाता है। इसमें तकरीबन 4000 लोगों की अमवात वाक़ई होती है। कहते हैं कि अगर ये बम क्यूकोला में गिरता तो बहुत ज़्यादा तबाही होती, क्योंकि ये बम नागासाकी में जहाँ गिरा था वो एक हिली एरिया था, जिस वजह से यहाँ नुकसान कम हुआ। यहाँ भी लोगों की सेम वैसे ही जलने से अमवात वाक़ई हुई। एक और बात भी थी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिरा था तो आम लोगों के साथ साथ 804 डॉक्टर्स की भी मौत वाक़ई हुई। इस तरह वहाँ पर डॉक्टर्स का भी फुकदान हो गया। जब इलाज करने वाला ही कोई ना हो तो लोगों को और भी मसले दरपेश हुए। बाद में फिर दूसरे शहरों से डॉक्टरों को बुलाया गया और इलाज शुरू कराया गया। इसके बाद आने वाले दौर में आज भी जापान इससे निकल नहीं पाया। इतनी नस्लों के बाद आज भी लोगों के अंदर इसके इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं। आज भी वहाँ के लोगों को कुछ बीमारियों से लड़ना पड़ता है जो इसकी रेडिएशन से शुरू हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिरोशिमा और नागासाकी की। कमेंट्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।
अल्लाह हाफ़िज़।